हम लोगों के पास दो वायर था। वायर का नाम ए बी। फर्स्ट बार में हम लोगों ने क्या किया था कि इस वायर को इसी सेल जिसका ईएमएफ ई था, क्वेश्चन में ई का वैल्यू 6 वोल्ट दे रखा था। अभी उसी ईएमएफ को हम लोग 6 वोल्ट ले लें, सॉरी ई ले लें, और वहाँ इंटरनल नहीं था। फर्स्ट केस में इंटरनल रेजिस्टेंस इस वाले में 6 वोल्ट का बैटरी है, जिसको क्या मान लिया जाए कि कोई इंटरनल इस बैटरी का, और नीचे में एक दूसरा बैटरी, और इसका वोल्टेज ऊपर वाले से कम, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है, तब जा कर के नीचे वाले सर्किट से यदि करंट ना फ्लो होना हो तो इसके लिए इसका लेंथ इसी को किस पॉइंट पे टच करवाना पड़ेगा? बी पॉइंट पे। यदि दोनों का वोल्टेज क्या हो जाए बराबर, तो इसको कहाँ टच करवाना होगा? बी पर। तो यहाँ से बी तक वोल्टेज कितना था? 6 वोल्ट। और यदि इसको यहाँ पे टच करवाइएगा तब जा कर के ही क्या मिलेगा? 6 वोल्ट। यदि इस बी से पहले कहीं टच करवाइएगा तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 6 वोल्ट से कम रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? तो नीचे वाला का जनरली क्या लेते हैं? इक्वल नहीं, कम ही लेते हैं, ऊपर वाला का ज़्यादा। और इसी क्वेश्चन से आपको पता चला था कि यदि नीचे वाला 4 के बदले 7.5 ले लें तो सी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस में 1.5 आ जाता है। कितना आ जाता है? और इस वायर पे नेगेटिव वोल्टेज वो पॉसिबल था नहीं। इस ए बी वायर को अब हम बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर। इसको बोलेंगे मेन सेल या ड्राइविंग सेल। मेन सेल या प्राइमरी सेल, या प्राइमरी सेल। इसका वैल्यू जनरली दिया रहेगा। यह रहेगा नीचे वाला अननोन सेल, क्या रहेगा? जिसको आप सेकेंडरी भी बोल सकते हो। ठीक है क्या? तो नीचे आप ए पॉइंट से क्या करते हैं? एक और सेल लगा लेते हैं। इस सेल का ईएमएफ सपोज E1 बोल ले ऊपर वाले का, और इसको क्या ले ले? E2। और यहाँ पर कुछ इंटरनल चाहे तो ले ले सकते हैं। इस सर्किट में करंट है या नहीं है इसको चेक करने के लिए एक मीटर लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर। और यदि गैल्वेनोमीटर से करंट चेक कर रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आइडियल है यदि मीटर तो इसका रेजिस्टेंस 0 लेना होगा। यहाँ से एक जॉकी लेकर के छोड़ दिए, इसको आप जहाँ चाहें टच करवा करके, यदि नीचे वाले सेल का वोल्टेज यदि इस पॉइंट से टच करवा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक एडी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाता था, तो नीचे वाले सर्किट का करंट क्या होता था? 0। और इस केस में यह E1 ए से डी तक कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा है? E1 के बराबर। लेकिन यदि इसी अगले क्वेश्चन में E1 के साथ एक इंटरनल क्या ले ले? R ले ले, तब ए से बी के बीच का वोल्टेज E1 माइनस आई आर। E1 माइनस, या यहाँ R1 और यहाँ का R2, तो E1 माइनस आई R1 टाइप का वोल्टेज मिलेगा कि नहीं वोल्टेज मिलेगा? ऐसा ही ना। अब आप क्या कीजिए, ये आपके सर्किट में क्या किया हुआ है, जो यह मेन वायर ए बी दिख रहा है, इसको स्मॉल पीस में काट करके वन आफ्टर अनदर अरेंज कर लिया। इस मेन वायर जो था ए बी उसको कट करके छोटे छोटे टुकड़े में, और एक ऊपर फिर नीचे इस तरह से अरेंज कर लिया। इस सारे को आपस में थिक वायर से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया? थिक वायर का रेजिस्टेंस, या पहले थिक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बताइए, हाई या लो? हाई एरिया, हाई। थिन के रिस्पेक्ट में थिक का एरिया, तो रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस लो होगा एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली, है कि नहीं? इसका मतलब जो भी रेजिस्टेंस है वो इस सेक्शन इस सेक्शन इस सेक्शन इस वायर का ही रेजिस्टेंस होगा, इस वायर का ही रेजिस्टेंस होगा। एक्स्ट्रा इस रेजिस्टेंस को कंसीडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको पहले ही थिक कर लिया है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस जैसा है। एक और वायर ले ले सकते हैं,
और इसको भी किससे कनेक्ट कर लीजिए, थिक वायर से। ठीक है, अब यह इंड ए था, यहाँ से आपने एक बैटरी लगा लिया, तो हम लोग यहाँ ए पॉइंट मानते हुए और यहाँ से एक ऊपर की तरफ एक बैटरी जिसका ईएमएफ E1 कि नहीं, और इस सर्किट को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करने के लिए यहाँ पर कुछ एक बैटरी वगैरह ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लेते हैं R। यदि रेजिस्टेंस वेरी करने लगे तो वेरिएबल रेजिस्टर को बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, RHEOSTAT। तो यह वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट हो गया, और यह हो गया आपका बैटरी हो गया। यहीं से एक और सेल ले लेते हैं, इसका ईएमएफ E2, वह आपका इस वाले सर्किट में कहाँ है, नीचे से। होना क्या था, तो E1 को भी ऐसे कनेक्टेड होना था और E2 को भी ऐसे, दोनों का पॉजिटिव, तो E1 और E2 दोनों का पॉजिटिव ऐसे कनेक्टेड है कि नहीं है। इसके बाद यदि हम यहाँ से क्या ले ले, गैल्वेनोमीटर वायर ले ले, क्या ले ले, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के वायर का एक एंड और यहाँ पर दूसरा एंड जॉकी वाला, तो यह आपका जॉकी वाला है। और यहाँ पर आप चाहें तो कहीं भी स्विच यूज कर ले सकते हैं, क्या यूज कर ले सकते हैं, स्विच। यदि यह स्विच पहले नीचे वाला स्विच को ओपन रखे, नीचे वाले स्विच को, तो E2 ओपन सर्किट का पार्ट या क्लोज सर्किट का पार्ट ओपन। यदि इसको हम कनेक्ट भी कर ले किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पर यदि स्विच लगा करके और उसको क्या कर दीजिए, ओपन कर दें, तो यह पाथ तो ओपन हो गया। और उस समय E1 वाले स्विच को क्लोज रखेंगे, E1 वाले स्विच को। इसके लिए इसने क्या किया, एक स्विच बॉक्स यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, तो हम लोग भी यदि एक स्विच बॉक्स लगा लें, ऐसा ले जाके छोड़ दीजिए, इसको 1 बोल ले, इसको टर्मिनल 2 और इसको टर्मिनल 3। तो पहली बार 1 और 3 को कनेक्ट कर ले, 1 और 3 को। तो 1 और 3 जब ऐसे कनेक्टेड होगा तो E1 कहाँ, किसका पार्ट हो जाएगा, क्लोज सर्किट का। और उस समय E2 क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि 2 और 3 जब तक आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है तब तक यह क्लोज। तो उस समय E1 रहेगा क्लोज सर्किट का पार्ट। और अगली बार यही वायर यहाँ से कनेक्शन हटा करके किसको कनेक्ट कर ले, 2 और 3 को, 2 और, तब E1 जो हो जाएगा वह ओपन सर्किट और D2 क्लोज सर्किट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऐसा ही ना। और यहाँ से वायर स्टार्ट हुआ, यह लेंथ और प्लस यह वाला लेंथ, टोटल लेंथ मिल जाएगा। इसको स्केल से मेजर नहीं कर ले सकते हैं लेंथ को, आप पहले ही से स्केल दिया हो, मार्किंग दिया हो इसके ऊपर, तो पता नहीं चलेगा क्या, देखिए। तो यह लेंथ और यह लेंथ मेजर कर ले, उस लेंथ में, उस लेंथ में या उस लेंथ के एक क्रॉस चलने पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा या कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। जैसे आप वहाँ पर इस पॉइंट को डी बोलते थे वायर के कहीं बीच में, तो इस पॉइंट को क्या बोलिए, डी। तो एडी के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल। और यदि मान लीजिए E1 पहले सर्किट में है, E2 उस समय कहाँ है, बाहर, तो इस E1 वाले में करंट ना जाए, E1 वाले में, इसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए, ए से डी का पोटेंशियल डिफरेंस को किसके इक्वल होना होगा, E1 के इक्वल होना होगा। किसके इक्वल होना होगा, यहाँ पर जैसे AD का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाए, E2 के, तो E2 वाले सेक्शन में कोई करंट है। तो इसी तरीके से यहाँ पर यदि हम लोग E1 को पहले सर्किट में रखें, तो E1 का जो वोल्टेज है उसको किसके इक्वल होना होगा, ए से डी के बीच वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के, तब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। और यदि अगली बार 1 और 3 को ना कनेक्ट करके किसको कनेक्ट कर ले, 2 और 3 को कनेक्ट कर ले, तो सर्किट में कौन आ जाएगा, क्लोज सर्किट में
E2 सेल आ जाएगा, उस समय E1 ओपन हो जाएगा, तो E1 अब कोई वर्क नहीं करेगा। और उस समय मान लेते हैं कि जैसे ही E2 लिए, एक केस तो यह हो सकता है कि कभी संयोग से जितना E1 था उतना ही, तो यदि E1 के लिए यहाँ पे जा कर के लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट मिला था, लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट मतलब इस पार्टिकुलर लेंथ L1 बोल लीजिए, उस L1 के लिए गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या था, L1 लेंथ के पोटेंशियल के लिए, L1 लेंथ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसके लिए गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L1 है, तो L1 के क्रॉस जो भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यदि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट यहाँ से यहाँ तक जो भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा, यदि गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना होना है, 0 होना है। इस ए बी पूरे वायर को क्या बोलते हैं, कौन सा वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। तो यहाँ से यहाँ तक जो यह वायर है वो कौन सा वायर, यहाँ से यहाँ, यह भी पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, और सी तक पोटेंशियोमीटर वायर। जो आपका स्ट्रेट दिख रहा था उसको पार्ट बाय पार्ट कट करके, और यह थिक वायर, थिक वायर, थिक वायर, थिक वायर और थिक वायर। ठीक है, पॉइंट ए से दो सेल, एक का ईएमएफ E1, दूसरे का ईएमएफ, एक स्विच बॉक्स यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, पहली बार किसको कनेक्ट कर लीजिए, 1 और 3, उस समय 2 3 से कनेक्टेड है क्या, नहीं, तो सर्किट में कौन आ जाएगा, E1। और उसके लिए N1 पॉइंट, N1 लेंथ नहीं, यह पॉइंट है, तो A से N1 तक का यह लेंथ, यह प्लस यह प्लस यह प्लस यह लेंथ हम कितना मान ले, L1 क्या मान ले, तो L1 लेंथ में बैलेंस हो रहा है, L1 लेंथ में बैलेंस हो रहा है कौन सा सेल, EMF E1 वाला कि नहीं। और अगली बार 1 और 3 को कनेक्ट ना करे, किसको कनेक्ट कर ले, 2 और 3 को, तो अब E1 जो रहेगा वह ओपन सर्किट का पार्ट हो जाएगा, और सर्किट में आएगा कौन, E2 आएगा कि नहीं आएगा। और जब E2 आया है उस समय यह लेंथ N1 नहीं रहेगा। किसी केस में यदि मान लीजिए दोनों इक्वल है, तब जा करके लेंथ भी क्या आ जाएगा, L1 = L2 आएगा। लेकिन उस समय यह N1 को उठा करके कहाँ पे अब टच करवाए, N2 पे, और उस समय इस पूरे लेंथ को, वायर के लेंथ को क्या मान लिया, L2 मान लिया। तो हम बोल सकते हैं कि E2 के लिए कितना लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, L2। लेकिन एक चीज़ और भी आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी E1 L1 के इक्वल नहीं, चूँकि वह तो EMF है और L1 क्या है, लेंथ है। तो L1 लेंथ के लिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे L1 लेंथ के लिए, फिर इसी तरीके से यदि E2 के लिए लेंथ कितना था, L2 था, तो उसके लिए उस L2 लेंथ के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो हम करना शुरू करते हैं, बाद में आपको लैंग्वेज लिखा दिया जाएगा। इफ पॉइंट 1 and 3 ऑफ स्विच इज कनेक्टेड, हाँ ऐसे ही बीच बीच में बोलते रहा, तब जाके मन लगता है, ठीक है क्या। इसके बाद का लाइन लिखा दिया जाएगा, देन E1 विल बी इन क्लोज लूप एंड E2 विल बी इन ओपन लूप एंड लेट, इसके बाद फिर लिखाया जाएगा, एंड लेट इन दिस कंडीशन लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट बी बी कितना, L1, कितना, L1। और हम मान लेते हैं कि इस वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, कौन सा टर्म, जिसको फाई से डिनोट किए हैं, और वह कितना के इक्वल था, भी पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल, जो मेन बैटरी है उसका, डिवाइडेड बाई वायर का टोटल लेंथ, वायर का टोटल, वायर को मान लीजिए स्ट्रेट वायर रहता तो टोटल जो वोल्टेज आप सप्लाई किए हो वह वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ को ही क्या बोले हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिस पूरे का मीनिंग था पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ की यूनिट लेंथ में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है क्या। तो यदि हम मान लेते हैं कि यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह फाई है, वह क्या है, वह फाई, दो तरीके से, यदि मेन सेल का EMF E है
और वायर का लेंथ कैपिटल एल है, तो उस समय ई बाई कैपिटल एल, उस समय कितना ई बाई, और यदि मेन सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर है, तब यही फाई क्या आएगा, ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एल आएगा कि नहीं आएगा। और आई कैसे निकालेंगे, तो आई निकालेंगे सेल का ईएमएफ ई डिवाइडेड बाई पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो यह पोटेंशियोमीटर वायर और वह इंटरनल रेजिस्टेंस आर दोनों आपस में सीरीज में ही रहेगा कि नहीं रहेगा, दिख रहा होगा। यह सेल के साथ यह पूरा पोटेंशियोमीटर वायर और ऊपर वाला आर दोनों आपस में सीरीज में ही, यदि आप नल पॉइंट लेने जाइए तो नीचे में तो कोई करंट मिल नहीं रहा है। तो इफ फाई बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ चलने पर कितना वोल्ट से ड्रॉप हो जाए, 5 वोल्ट से। 5 ही द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ या पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसी पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब यूनिट लेंथ चलने पर कितना का ड्रॉप होगा पोटेंशियल का, 5 का हो जाएगा। तो L1 लेंथ में कितना हो जाएगा, L1 इंटू 5 चाहे 5 इंटू L1, 5 इंटू L1 होगा या नहीं होगा। तो जब आप 1 और 3 को कनेक्ट किए उस समय लेंथ कितना मान लिए हैं बैलेंस पॉइंट का, L1, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या मान लिए हैं, 5। तो L1 लेंथ मतलब A से N1 तक का वोल्टेज या वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 5L1। तो अगला हम लोग लिखा देंगे फिर इफ 5 भी द, आगे लिखा देंगे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ या पोटेंशियल ग्रेडियंट, देन फॉर L1 लेंथ 5L1 किसका वोल्टेज, पहले या 5L1 किसके लिए लिखे हैं, किसके वोल्टेज के लिए यह टर्म है 5L1, ए से लेकर के N1 तक इस वायर का वोल्टेज लिखे हैं, किसका वोल्टेज लिखे हैं, वायर का वोल्टेज लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। और यदि इधर करंट क्या होना है 0, तब इस वायर के वोल्टेज को किसके इक्वल होना होगा, E1 के इक्वल होना होगा या नहीं होना होगा। तो ये 5 is the potential drop per unit length, and when E1 is connected length of balance point be L1, then voltage across wire will be 5L1, and for null point this 5L1 should be equal to E1, या फिर E1 इक्वल टू 5L1, हाँ या ना। इसको इक्वेशन 1 बोल ले, इसको इक्वेशन क्या बोल ले। अगली बार हम लोग किसको कनेक्ट कर ले, E2 को। E2 को कनेक्ट करने के लिए इफ switch is connected between then E1 will be of, हाँ E2 will be a part of open circuit and E2 will be of closed circuit कि नहीं, and let in this condition the length of balance point be L2, and again potential gradient is 5, then voltage for which part, A से लेके N2 तक। अगली बार जब लेंथ L2 है तो पॉइंट का नाम क्या दिए है, तक का वोल्टेज कितना हो जाएगा 5L2। और यदि फिर से या तो L2 बैलेंस पॉइंट का लेंथ है, किसका लेंथ है, मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है, तो इस वोल्टेज को कितना इक्वल, इक्वेशन क्या बोल रहे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 E1 बाई E1 कितना का इक्वल, अब बाई E2 5 E1 बाई इक्वस टू L1 बाई L2। अब L1 और L2 लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट तो आपको ईजिली मिलेगा, लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट तो आपको ईजिली मिलेगा। जैसे ही यह पूरा सेटअप आपको दे दिया जाए तो आप इस जॉकी को पहले यहाँ टच करवाए होंगे, कुछ करंट रहा होगा, राइट ले जाने पे करंट बढ़ा, राइट ले जाने पे करंट, तो उसको कहाँ लाए होंगे, लेफ्ट लाए होंगे, करंट घटने लगा, यहाँ तक लाने पर अभी 0, तो और नीचे फिर इधर, ऐसा करते करते जैसे ही यहाँ लाए करंट क्या हो गया,
तो यहाँ तक का यह लेंथ मेजर कर लिया, या पहले से दे रखा है जो एक कितना का है 5 सेंटीमीटर का, तो ऐसा कर लिया। सबके नीचे मान लीजिए सेंटीमीटर का स्केलिंग भी हो तो यह पूरा लेंथ ए से लेके N1 तक मिल जाएगा L1। इसी तरीके से L2 भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो L1 L2 क्या हो गया, नोन हो गया। और यदि E1 और E2 में से E1 नोन हो, E1 क्या हो जाए, नोन हो जाए, तो L1 L2 नोन और E1 नोन हो जाए तो E2 मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि यह पूरा जो सेटअप था उसके द्वारा हम लोग कर क्या सकते हैं कि इस सेटअप के द्वारा हम लोग किसी अननोन सेल के ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं, अननोन सेल के ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं कि नहीं, या कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं। यदि मान लीजिए यहाँ आ गया 5, यह क्या आ गया 5, तो E2 इधर जाएगा, 5 कहाँ आएगा नीचे। तो यहाँ से पता चला कि E2 जो होगा वह होगा E1/5, मतलब बाद वाला सेल का ईएमएफ जो होगा वह फर्स्ट सेल का 1/5 है। तो आप कंपेयर किए कि कितना गुना ज़्यादा या कितना गुना कम। और E1 ऑलरेडी यदि नोन है, E1 ऑलरेडी क्या है, नोन है, तो E2 का वैल्यू आ जाएगा। तो इस फर्स्ट सेटअप के द्वारा आपको क्या पता चला कि पोटेंशियोमीटर वायर का जनरली 2 यूज अपने को पढ़ना है। तो पहला यूज यहाँ से क्या पता चला, पोटेंशियोमीटर वायर या पोटेंशियोमीटर सर्किट का यूज हम लोग क्यों क्यों करेंगे, अननोन सेल के ईएमएफ को फाइंड करने के लिए। अननोन सेल के कि नहीं, कोई समस्या है। पूरे सर्किट या डायग्राम में आपने काम क्या किया, पूरा काम शुरू से लेकर लास्ट तक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पर एक वायर, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सबके इंड पॉइंट को थिक वायर से कनेक्ट कर लिए। ऊपर वाले को ए पॉइंट लिए और ए से एक बार पहले निकाले और वही एक बार आगे जा करके दो में, एक ऊपर E1 और नीचे दोनों आकर के एक स्विच बॉक्स से कनेक्ट हो गया। किससे कनेक्ट हो गया, स्विच बॉक्स में ऊपर 1 2 और 3 कि नहीं, ऐसा कर लिए। और स्विच वायर से फिर एक सिंगल वायर निकाले हैं, गैल्वेनोमीटर वायर, मीटर के वायर का एक इंड, और बीच में क्या लिखे हैं G, और उसका दूसरा इंड कहाँ है, नीचे, जिससे जॉकी कनेक्टेड है। जिससे क्या कनेक्टेड है, जो आपको एरो दिख रहा है, क्या दिख रहा है। अब उस जॉकी को हम कहीं N1 पॉइंट पर, वायर के N1 पॉइंट पे टच करवाए हैं। और इधर, हाँ, एक के बाद इधर क्या किए हो, एक रियोस्टेट बैटरी, या तो पहले बैटरी लीजिए नीचे, रियोस्टेट वेरिएबल रजिस्टर, या वेरिएबल रजिस्टर ऊपर ले लीजिए, बैटरी नीचे, और इसको भी क्लोज कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं, ऐसा ही ना। अब यदि स्विच के 1 और 2 को कनेक्ट किए हैं तो E1 क्लोज लूप में आ गया है, और उसके लिए लेंथ को क्या मान लिए हैं, L1। फाई को बोले हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो A से N1 तक का वोल्टेज कितना, फाई L1। और यदि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाना है तो फाई L1 किसके इक्वल, E1 के इक्वल। अगली बार आपने क्या किया, स्विच के 2 और 3 को कनेक्ट कर लिया तो E1 ओपन सर्किट, और E2 कहाँ आ गया, क्लोज सर्किट में आ गया। और इस बार बैलेंस पॉइंट का लेंथ क्या बोलिए, L2। तो S और L2 जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम N2 डाला गया। तो A से कहाँ तक का लेंथ है, N2 तक का लेंथ है L2। और यहाँ तक का वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप कितना, फाई L2। और यह तो E2 से बैलेंस हो रहा है, तो फाई L2 किसके इक्वल, E2 के। तो पहला इक्वेशन था E1 इक्वस टू फाई L1, और दूसरा है E2 इक्वस टू फाई L2। तो E1/E2 इक्वस टू L1/L2। और अगला इसी सेटअप में थोड़ा सा चेंज जब करते हैं तो इसी पूरे पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम लोग किसी भी सेल के अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। सेल के अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर को भी निकाल सकते हैं। वह कैसे, तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है क्या। नीचे हेडिंग दीजिए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के बारे में नीचे से लिखेंगे, इट इज अ वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट, VERSATILE। किसी भी इंस्ट्रूमेंट या मीटर का यदि एक से ज़्यादा यूज हो, कई सारा काम करके वह दे, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है क्या। तो यह दो काम करके देता है जनरली, एक तो अननोन सेल का EMF बताता है, और दूसरा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताता है। एक से ज़्यादा काम है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोले हैं, वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट। इट इज अ वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, नंबर 1 लिखेंगे नीचे से, रोमन वाला 1, टू
CO2, compare the EMF of an unknown cell and नंबर 2 लिखेंगे टू डिटरमाइन TO2 डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। यह जो फिगर आपने ड्रॉ किया था इसके नीचे ए लिख लीजिए। नीचे लिखेंगे फिगर ए इज टू डिटरमाइन द अननोन EMF। 2 लाइन जगह छोड़ करके डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कीजिए। इफ पॉइंट 1 and 3 ऑफ द स्विच इज कनेक्टेड, comma then cell of EMF E1 will be part of closed circuit while cell of EMF E2 will be part of open circuit। स्टॉप देकर के लिखेंगे लेट इन दिस कंडीशन लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट बी L1 स्मॉल L1 को सिंगल इन्वर्टेड कमा में एंड फाई को भी सिंगल इन्वर्टेड कमा में बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ब्रैकेट में लिख लेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ब्रैकेट क्लोज। देन नीचे से लिखेंगे फाई L1 इक्वल टू E1, इक्वेशन 1 बोलेंगे इसे। एक लाइन जगह छोड़ करके नीचे से नाउ इफ स्विच इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स 2 and 3, comma then in this condition cell of EMF E1 will be part of open circuit and cell of EMF E2 will be part of closed circuit। फुल स्टॉप देकर के नीचे से लेट इन दिस कंडीशन लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट बी L2, देन कामा नीचे से लिखेंगे फाई L2 इक्वल टू E2। इक्वेशन 2 बोलेंगे इसको जैसा बोला हुआ है। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से लेके लास्ट तक लिख ले सकते हैं। नीचे लिखिए फिगर बी इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। फिगर का आप स्पेस छोड़ ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ए से सी तक ऐसे यदि हम लोग चले तो यह पूरा सेक्शन फिगर ए में है या नहीं है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ जो सर्किट है वह फिगर ए में मौजूद है या नहीं है। यहाँ तक अभी कोई चेंज नहीं है। फिगर ए में क्या था कि पॉइंट ए से 2 वायर, तो यहाँ पर भी कितना वायर 2 वायर। वहाँ पर ऊपर वाला E1 सेल और नीचे वाला यहाँ पर एक ही सेल लेंगे। नीचे में चाहे ऊपर में कहीं एक जगह दिखा लीजिए, या तो इस E को नीचे दिखाइए तो यह पूरा वाला, ये सॉरी इसको ऊपर दिखाइए तो यह पूरा वाला नीचे आ जाएगा, या यह नीचे है तो वह कहाँ है ऊपर है। तो अब एक ही सेल लेंगे, EMF कितना E, और यहाँ पर नहीं दिखाया है। आप दिखाने के समय याद रखिएगा इसका इंटरनल कितना स्मॉल r है, चाहे E के साथ कॉमा दे करके R दे देंगे, ठीक है क्या, दिखाने में उसे मिस हो गया है। और इसी सेल के जिसका EMF E है इंटरनल रेजिस्टेंस R का वैल्यू हम लोग को ऑब्टेन करना है, ठीक है क्या। तो यहाँ पर E2 आप लिखते थे, E2 के बदले क्या लीजिए E, अकेला E, एक ही बैटरी लेना है, उसका EMF E और इंटरनल लेना है, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ही निकालना है। पिछली बार जब आपने E1 और E2 लिया था तो किसी का भी इंटरनल नहीं था, यहाँ पर इंटरनल निकालना है तो E के साथ क्या ले लीजिए इंटरनल R ले लीजिए। ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि एक की लगा लिया K2, की लगा लिया K2 नाम, और यह RB इज रेजिस्टेंस बॉक्स, RB इज
और इस रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर एज्यूम कर ले रहे हैं। क्या एज्यूम कर ले रहे हैं? कैपिटल आर। और यहाँ पर जो स्विच बॉक्स था उसको हटा करके की केबल कहाँ डाल दिया है? यहाँ पे डाल दिया है कि नहीं डाल दिया है? और यहाँ से दोनों को क्लोज करके गैल्वेनोमीटर, बाकी सर्किट पहले जैसा ही कि नहीं। इस बार क्या हुआ कि जैसे ही स्विच ओपन है स्विच, तो क्लोज सर्किट का पार्ट कौन होगा? ईएमएफ कि नहीं। और अगली बार स्विच को क्या कर लेंगे? क्लोज करेंगे। तो अब दोनों ही, अब क्योंकि जब इसको क्लोज किए हैं तो इसको ओपन करने का कोई जुगाड़ नहीं है, तो अब यह भी क्लोज सर्किट का पार्ट और यह भी होगा या नहीं होगा? चलिए देखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट केस में ए से लेकर के N1 तक का, ए से लेकर के N1 तक के लेंथ को, बैलेंस पॉइंट के लेंथ को, जिसके लिए जी के थ्रू करंट क्या हो जाए? 0, उसको L1 बोल ले। क्या बोले? पोटेंशियल ग्रेडियंट को अभी भी क्या बोले? फाई ही बोले। तो ए से N1 तक का जो L1 लेंथ था उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा? फाई L1 का आएगा। आएगा या नहीं आएगा? और यदि यहाँ से यहाँ वायर का वोल्टेज इस सेल के अक्रॉस वोल्टेज के इक्वल हो कि नहीं, यदि आर नहीं रहता तो फाई L1 को किसके इक्वल करते? ई के कि नहीं। लेकिन यदि ई के साथ क्या आ गया? आर आ गया, तो अभी भी क्या होगा कि फाई L1 किसके इक्वल होगा? ई के ही इक्वल होगा। क्यों होगा समझिए, क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि गैल्वेनोमीटर वाला सर्किट में कोई करंट, यह तो अभी ओपन का पार्ट है, जबकि ओपन है तो यह किस सर्किट का पार्ट? ओपन का। तो जब इस सर्किट में कोई करंट ही नहीं है तो यहाँ कोई आईआर ड्रॉप होगा क्या? नहीं होगा ना। अरे भाई नहीं ना होगा। और यही काम तो आप पहले भी करके बैठ चुके हो। ए से चले थे कहाँ तक? सी तक। ए का वोल्टेज 6 था। ए का वोल्टेज क्या था? 6 माइनस 4 2। यहाँ कोई आईआर था क्या? नहीं। माइनस बी सी इक्वल टू 0, माइनस बी सी उधर गया तो बी सी कितना आया था? 2 वोल्ट। तो ई के साथ यदि आर रहे लेकिन बैलेंस पॉइंट रहे तो यह कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं करवाएगा। तो फर्स्ट केस के लिए तो आपको दिख गया कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज फाई L1 को किसके इक्वल होना होगा? ई के इक्वल होना होगा, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं पास करना है, तो आर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। तो फर्स्ट केस के लिए व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन की K2 इज resistance box will be part of open circuit, and let in this condition length of balance point be L1, then phi L1 will be equal to E कि नहीं। सेकेंड केस में when key is closed, when key is जैसे ही इसको आप क्लोज कर लीजिएगा और क्लोज करते ही अब बैलेंस पॉइंट का लेंथ L2, ए से N2 तक का लेंथ क्या मान लिए? तो वोल्टेज कितना? फाई L2, फाई L2। तो अब वह फाई L2 किसके इक्वल होगा? तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के वोल्टेज के होगा या नहीं होगा? जब यह ओपन था तब तो इधर कोई करंट, लेकिन जैसे ही इसको क्लोज किए तो सुनिएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट अभी भी नहीं जाना है। इसका मतलब जो भी करंट है वह यहाँ से इधर की तरफ नहीं, इसको आई को हमेशा क्या रहना है। लेकिन यदि आपने इसको क्लोज किया तो इस सेल के पॉजिटिव से करंट निकलता हुआ यहाँ से ऐसा होता हुआ और यहाँ से नीचे आता हुआ और फिर हाँ इधर इस अपर सर्किट में इस क्लोज लूप में करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो अब यदि यहाँ करंट फ्लो हो रहा है समथिंग आई अमाउंट का, कितने अमाउंट का? आई अमाउंट का, तो अब इसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा कि नहीं होगा?
होगा। और अब ए पॉइंट और इस टर्मिनल के बीच का वोल्टेज ई ना होकर के ई माइनस आई आर, जब भी सेल के पॉजिटिव से करंट निकले, मतलब सेल के डिस्चार्जिंग का केस हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस रेडीमेड याद होना चाहिए, ई माइनस आई आर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझे क्या। तो अगली बार में जब फाई L2 है वह ई के इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल होगा, ई माइनस आई आर। और उस आई को भी आप निकाल सकते हो, आई विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। करंट किसी भी क्लोज लूप का टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज इस वाले पाथ का कितना है ई, और टोटल रेजिस्टेंस यह और यह दोनों का करंट सेम की अलग अलग, सेम है तो दोनों सीरीज में, तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होगा या नहीं होगा। तो सेकेंड केस में व्हेन की इज क्लोज्ड एंड लेट इन दिस कंडीशन लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट बी L2, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगेन इज फाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो गिवन पोटेंशियोमीटर वायर के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसी बात को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। प्रिंसिपल ऑफ, कोई पूछ दे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, द पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ फॉर अ पोटेंशियोमीटर वायर रिमेन्स कांस्टेंट, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अब आपका जो वोल्टेज था वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कितना फाई L2 को किसके इक्वल होना होगा, ई माइनस आई आर, ई के बदले ई माइनस आई के बदले ई बाई इनटू, या कितना फाई होगा या नहीं होगा, इसको क्या बोल लीजिए इक्वेशन 2, या फाई L1 भी ई के टर्म में और फाई L2 भी ई वगैरह के टर्म में कि नहीं, दोनों को फिर से क्या कर लिया जाए, डिवाइड कर लिया जाए। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 के LHS में क्या है फाई L1 और 2 के LHS में फाई L1 किसके इक्वल था ई के, और जबकि फाई L2 किसके इक्वल है ई माइनस आई आर, तो ई माइनस आई क्या है ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इनटू स्मॉल आर बराबर। चलिए यहाँ और यहाँ से ई क्या कर लीजिएगा कॉमन, और ऊपर वाला ई से कैंसिल, यह आर प्लस आर 1 से ई हट गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, अब माइनस यहाँ क्या बचेगा स्मॉल आर, तो यह माइनस वाला स्मॉल आर यह, तो ऊपर 1 बचेगा ई के बदले 1, और यहाँ पर क्या बचेगा कैपिटल आर, क्या बचेगा अब बाई में क्या रहेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फाई कैंसिल कितना L1 बाई, आपको निकालना क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, यह पूरा टर्म ऊपर जाएगा तो L1 बाई इक्वल्स टू आर प्लस बाई आर, इसको डिवाइड कर लीजिए तो 1 प्लस स्मॉल आर बाई L1 बाई, या स्मॉल आर निकालने के लिए पहले इस 1 को उधर जा करके माइनस में ले जाएंगे और इसको अब LHS में लिख लेते हैं स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, आपका किसके इक्वल हो जाएगा L1 बाई माइनस 1 के, देयरफॉर आर इक्वल्स टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। रेजिस्टेंस बॉक्स में, रेजिस्टेंस बॉक्स के द्वारा आपको कैपिटल आर का वैल्यू नोन रहेगा, कैपिटल आर का वैल्यू L1 और L2 तो आप गैल्वेनोमीटर का रीडिंग से चेक कर लीजिएगा कि नहीं, तो यह सारा नोन तो अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा या नहीं आएगा, कोई समस्या क्या, दोनों सर्किट को किसी को भी समझने में कोई समस्या, और यह बात तो हर किसी को पता होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर वायर का यूज क्यों करते हैं, अननोन EMF और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के लिए करते हैं तो सेल के पास तो दो चीज़ इंट्रिंसिक उसका कैरेक्टरिस्टिक टाइप का उसका EMF और इंटरनल, तो एक तो यह EMF भी बताएगा और दूसरा दोनों बार में सर्किट में थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन होगा और काम होगा या नहीं होगा। और यह किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट पे, लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट। हम कभी भी गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट नहीं लिए हैं, अलग बात है जब हम लोग न्यूमेरिकल किए हैं क्वेश्चन नंबर 56 तो 320 के बदले कहाँ पे ले गए हो 560 पे, तब करंट आया है उस केस में। लेकिन जब भी हम यहाँ पे वर्क किए हैं तो हमेशा इसको किस पे रखे हैं, लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट पे कि नहीं। और लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट पे वर्क करवाने का फायदा यह हुआ कि वायर वगैरह का कोई जो रेजिस्टेंस था, इस वायर वगैरह का भी थियोरेटिकली कुछ ना कुछ क्या होगा, और यदि उसमें कुछ करंट होता तो वह वोल्टेज का क्या कर देता है, ड्रॉप करवा देता, तो एक्चुअल वोल्टेज कभी मिल पाता क्या,
नहीं मिल पाता, तो वोल्ट मीटर से भी हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से भी। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस के पैरेलल में आप क्या डालते हो, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को आपने हाई कर दिया, क्या कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट में यह क्या करेगा, करंट लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल वोल्टेज वोल्ट मीटर से मिल पाएगा कि पोटेंशियोमीटर से मिल पाएगा, पोटेंशियोमीटर से, क्योंकि यहाँ पर कभी भी एक्चुअल नहीं आएगा, यहाँ पर कभी भी एक्चुअल नहीं आएगा। इसके वैल्यू को आप हाई करते हो, क्या करते हो, हाई करते हो। इनफाइनाइट तो नहीं ना किया जा सकता, तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, वह करंट तो ड्रॉ करेगा ही मेन सर्किट का, कि नहीं। यहाँ पर जो भी वर्क हो रहा है वह लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट पे हो रहा है, इसका मतलब वायर वगैरह का कोई भी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होने जा रहा है, ठीक है क्या। फिगर बी इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। व्हेन की K2 इज ओपन, व्हेन की K2 इज ओपन, कमा दे करके लेट द लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट बी L1, L1 को सिंगल इन्वर्टेड में, एंड फाई बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। देन नीचे से फाई L1 इक्वल्स टू ई, फाई L1 इक्वल्स टू ई, इक्वेशन 1 बोलिए। नीचे से लिखेंगे व्हेन की K2 इज क्लोज्ड, नाउ रेजिस्टेंस बॉक्स ब्रैकेट में R डॉट बी, कैपिटल R डॉट कैपिटल बी, ब्रैकेट क्लोज, हैविंग रेजिस्टेंस कैपिटल R will be the part of closed circuit, and in this condition a current will flow from the positive terminal of the battery to point A and it will continue its path through key K2, comma resistance box, and will enter in the negative terminal of the battery, एंड फुल स्टॉप दे करके नीचे से लेट इन दिस कंडीशन, पैराग्राफ चेंज करके लेट इन दिस कंडीशन द लेंथ ऑफ बैलेंस पॉइंट बी L2, देन फिर से कमा नीचे से फाई L2 इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, यहाँ पे लिखा हुआ है फाई L2 इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, और उसके बाद का भी लिख लीजिए राइट साइड, इसको इक्वेशन 2 बोल लेंगे। आगे लिखेंगे ऊपर लेफ्ट साइड से शुरू कीजिए और लास्ट तक आ जाइए पूरा। नीचे हेडिंग देंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियोमीटर वायर। टू दिस प्रिंसिपल द पोटेंशियल ग्रेडियंट ब्रैकेट में फाई इक्वल्स टू V बाई L ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वायर। फुल स्टॉप दे करके नीचे लिख लीजिए V टोटल वोल्टेज अप्लाइड टू पोटेंशियोमीटर वायर। V के बारे में टोटल वोल्टेज अप्लाइड टू, V के बारे में टोटल वोल्टेज अप्लाइड टू पोटेंशियोमीटर वायर, एंड L कैपिटल L टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखेंगे पोटेंशियोमीटर वायर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस सिंस इट वर्क्स ऑन द लेंथ ऑफ नल पॉइंट ब्रैकेट में डेट इज जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर।